हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद सिग्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी पिछली वीडियो में हरियाणा की भौगोलिक स्थिति का पार्ट नंबर 1 आप देख चुके हैं। आज मैं आपके सामने पार्ट नंबर 2 जिसमें करवाऊंगा हरियाणा के भूभाग। पिछली जो वीडियो थी उसमें हरियाणा को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है, कौन सा जिला किस भौगोलिक भाग के अंतर्गत आता है, ये सारे डिस्कस हमने पिछली वाली वीडियो में की थी। यदि किसी ने हमारी पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल के डिस्कशन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप पीछे की वीडियो भी देख सकते हो। क्योंकि जब पीछे का पार्ट 1 देखोगे तो पार्ट नंबर 2 और भी बेहतर तरीके से आपके समझ में आएगा। तो आज मैं आपके सामने हरियाणा की भूभाग पार्ट नंबर 2 करवाऊंगा, बताऊंगा कि कौन कौन सा भूभाग में कौन कौन सा जिला आता है। एचएससी ने यहां से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एचएससी ने डी ग्रुप का पेपर जो 2018 में लिया था उसमें क्वेश्चन दिया था कि हरियाणा प्रदेश को या हरियाणा राज्य को कितने भूभागों में बांटा गया है। तो उसका राइट आंसर था 5। लेकिन कुछ भूवैज्ञानिकों ने हरियाणा के भूभागों को 8 भागों में विस्तृत किया है, बताया है। उसने 6, किसी ने 7। तो मैं आपके सामने 5 से लेकर 8 तक सभी भूभागों के बारे में डिस्कस करूंगा। पहला भूभाग कौन सा है, कौन कौन से उसके अंतर्गत जिले आते हैं, ये सारे डिस्कस करूंगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला भूभाग हरियाणा का शिवालिक का मैदान। भी शिवालिक का मैदान नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है कि हरियाणा में शिवालिक के मैदान कहां पर है। जहां पर शिवालिक की पहाड़ियां होंगी वहीं पर शिवालिक का मैदान होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा में शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के उत्तर या उत्तर पूर्व में है। तो हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है पंचकुला। पंचकुला में सबसे ज्यादा शिवालिक की पहाड़ियां हैं। पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर का शिवालिक मैदान से विस्तृत है। अब आपको यह भी पता चल गया कि शिवालिक का मैदान क्या होता है और कहां पर विस्तृत है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह आता है कि हरियाणा में शिवालिक की पहाड़ियां कितने प्रतिशत हिस्से पर फैली है या विस्तृत है। हिस्से पर फैली है भी। तो याद रखना 1.67% हिस्सा हरियाणा का टोटल कुल क्षेत्रफल है 44,212, उसके 1.67 हिस्से पर शिवालिक की पहाड़ियां विस्तृत है। उसके बाद आप सभी के सामने क्वेश्चन आ जाता है कि हरियाणा प्रदेश या हरियाणा राज्य की सबसे ऊंची चोटी कहां पर है, क्या नाम है और उसकी कितनी ऊंचाई है। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कहां पर है, क्या नाम है। तो हरियाणा प्रदेश की, हरियाणा राज्य की सबसे ऊंची चोटी पंचकुला में स्थित है। नाम उसका करो है, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है।
सीधा का सीधा क्वेश्चन एचएससी में आया हुआ पूछा गया है कि हरियाणा प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी करो नाम है, कहां पर है, किस जिले में है, पंचकुला में है, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1514 किलोमीटर सॉरी मीटर है, या फिर मैं कहूं 1514 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि हरियाणा प्रदेश या हरियाणा राज्य का दूसरा भूभाग कौन सा है। पहला भूभाग आपको सामने दिया हुआ है, दर्शाया है, समझाया है, सही समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं शिवालिक के मैदान से, वो आपके सामने दिए गए हैं। एक क्वेश्चन और आ जाता है शिवालिक पहाड़ियों से, कि पूछ लेता है शिवालिक पहाड़ियों की औसतन ऊंचाई कितनी है। यहां पर एक चोटी का नाम दिया गया है जो हरियाणा प्रदेश की। अब जो मैं बता रहा हूं वो है औसतन। क्वेश्चन आएगा शिवालिक पहाड़ियों की औसतन ऊंचाई कितनी है। यहां पर शब्द है औसतन ऊंचाई, तो औसतन ऊंचाई है 900 मीटर से 2300 मीटर। शिवालिक पहाड़ियों की ऊंचाई 900 से 2300 मीटर इसकी औसतन ऊंचाई है, जबकि हरियाणा प्रदेश हरियाणा राज्य में इसकी ऊंचाई चोटी करो उसकी सबसे हाईएस्ट ऊंचाई 1514 मीटर ही है बस। और इससे ऊपर की जो औसतन ऊंचाई है वो हिमाचल प्रदेश की तरफ चली जाती है। अपने हरियाणा में केवल 1514 ही मीटर ऊंची है, इससे ऊंची कोई भी चोटी नहीं है हरियाणा की। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको दूसरा पार्ट कराऊंगा, दूसरा भाग कराऊंगा भूभाग का। तो दूसरा भाग आता है हमारा गिरिपादीय मैदान भी। गिरिपादीय मैदान बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये मानो भूभाग से संबंधित जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो 60% चांसेस गिरिपादीय मैदानों से ही आते हैं, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझना है। तो सेकंड नंबर आता है आपका, दूसरा भाग है गिरिपादीय मैदान भी। गिरिपादीय मैदान आपको पता होना चाहिए हरियाणा के किस जिले में विस्तृत है गिरिपादीय मैदान। तो हरियाणा के अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र के जस्ट नीचे एक 25 किलोमीटर चौड़ी तिरछी पट्टी, 25 किलोमीटर चौड़ी एक तिरछी पट्टी जो अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र तीनों को साझा करते हुए निकलती है, इसी को ही गिरिपादीय मैदान बोला जाता है, जिसकी चौड़ाई है 25 किलोमीटर की तिरछी पट्टी। तिरछी पट्टी इस भाग में फैले हुए मैदान को गिरिपादीय मैदान बोला जाता है। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, इसको स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा कहूं या फिर मैं कहूं वहां की भाषा में, इसको क्या नाम दिया गया है। स्थानीय भाषा में या फिर वहां की भाषा में इसको क्या नाम दिया गया है? तो याद रखना, घर एवं कंगी। गिरिपादीय मैदान को वहां की भाषा में या स्थानीय भाषा में, इसका मतलब यह है, मैं आपको एग्जांपल देकर बताऊं तो, जैसे आपका ओरिजिनल नाम कोई भी है, राम, श्याम, सोनू, मोनू जो भी है, लेकिन घर पर यदि आपको कालियो, भूरियो, पीलियो जो भी आपको नाम रखते हैं, यानी कि अपने घर के नाम, यानी कि वहां के नाम, उसी को स्थानीय नाम बोला जाता है। तो यहाँ पर गिरिपादीय मैदान को घर की भाषा में या फिर वहां की भाषा में या फिर मैं कहूँ स्थानीय जो नाम दिया गया है वो घर एवं कंगी कहा गया है। और ये 25 किलोमीटर की एक तिरछी पट्टी है जो अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र से होकर गुजरती है।
शिवालिक मैदानों से आए, बहकर पानी के साथ आए। पहाड़ी में जो बरसात होती है, जब पानी बहकर चलता है तो पत्थर के छोटे छोटे कणों से निर्मित मैदान को ही गिरिपादीय मैदान बोला जाता है। जो पत्थर होता है उसका बिल्कुल बारीक कणों से निर्मित मैदान को गिरिपादीय मैदान ही बोला जाता है। तो ध्यान रखना, गिरिपादीय मैदान से एक न एक क्वेश्चन 101% किसी न किसी पेपर में मिलता है। तो सभी ने नोट कर लिया होगा गिरिपादीय मैदान के बारे में। तीसरा है हमारा जलोढ़ का मैदान। तीसरा पॉइंट है हमारा जलोढ़ का मैदान। देखिए, जलोढ़ का मैदान बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मैं कहूं हरियाणा का सबसे उपजाऊ भाग, सबसे ज्यादा पैदावार देने वाला भूभाग वो जलोढ़ का मैदान ही है। और जो हरियाणा का जो मध्य भाग है, ये वाला इलाका जिसमें करनाल, पानीपत, सोनीपत, जींद, सिरसा, हिसार, भिवानी, दादरी, झज्जर, ये जो वाला इलाका है ये सारा जलोढ़ का मैदान है। या फिर मैं कहूं कि हरियाणा का सबसे बड़ा भूभाग जलोढ़ का मैदान है। जलोढ़ का मैदान किससे विस्तृत होता है? तो नदियों द्वारा अपने साथ मिट्टी बहा के लाई जाती है। उसी मिट्टी से बना हुए मैदान को, उसी मिट्टी से विस्तृत मैदान को जलोढ़ का मैदान बोला जाता है। क्वेश्चन आएगा, नदियों द्वारा साथ बहाकर लाई गई मिट्टी से बने मैदान को जलोढ़ का मैदान बोला जाता है। अब जलोढ़ का मैदान या फिर नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी दो प्रकार की होती है, या फिर मैं कहूं जलोढ़ का मैदान जो विस्तृत है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है खादर और एक होता है बांगर। यानी कि जलोढ़ मिट्टी है वो दो प्रकार की होती है, और दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो है खादर और दूसरा है बांगर। अब आपको पता होना चाहिए बांगर क्या होता है और खादर क्या होता है। नई मिट्टी है उसको खादर बोला जाता है और पुरानी मिट्टी को बांगर बोला जाता है। अब आपके सामने देखिए, ये है नई मिट्टी और ये है पुरानी मिट्टी। अब आप सोच रहे होंगे कि पुरानी मिट्टी किस प्रकार और नई मिट्टी किस प्रकार होती है। मिट्टी तो मिट्टी होती है। तो देखिए प्यारे, आज नदी जो अपने साथ मिट्टी बहा के लाई है वो आज के लिए नहीं है, लेकिन 6 महीने, 1 साल बाद, उस दिन जब वो मिट्टी लाएगी तो आज वाली मिट्टी वो पुरानी हो जाएगी, उस दिन वाली क्या हो जाएगी? नई हो जाएगी। तो उसी प्रकार जो नई मिट्टी है उसको बोला जाता है खादर और पुरानी मिट्टी को बोला जाता है बांगर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नदियों द्वारा अपने साथ बहा के लाई हुई मिट्टी से विस्तृत मैदान को जलोढ़ का मैदान बोला जाता है, और हरियाणा के सबसे ज्यादा भूभाग पर विस्तृत है, सबसे ज्यादा उपजाऊ है। 2 भागों में बांटा गया है, एक खादर और एक बांगर। नई मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुरानी को बांगर कहा जाता है।
तो अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको चौथा पॉइंट करवाऊंगा और वो होगा अरावली का मैदान। तीन पॉइंट आपने, तीन भूभाग हरियाणा के आपने क्लियर कर लिए हैं। चौथा जो होगा हमारा वो होगा अरावली का मैदान। चौथा पॉइंट है हमारा अरावली का मैदान। अरावली का मैदान से आपको नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है, जहां पर अरावली की पहाड़ियां हैं, जहां पर अरावली की पहाड़ियां फैली हुई हैं, वहीं पर क्या होगा, अरावली का मैदान होगा। तो आपको पता होना चाहिए अरावली के मैदान कहाँ कहाँ पर विस्तृत है, या अरावली की पहाड़ियां कहाँ कहाँ पर फैली हुई है। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि हरियाणा की अरावली की सबसे ऊंची चोटी, हरियाणा में अरावली की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कहां पर है, या कौन सी है, या उसका क्या नाम है, उसकी ऊंचाई कितनी है, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। तो सबसे ऊंची चोटी है डोसी, डोसी की पहाड़ी भाई, डोसी की पहाड़ी। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि डोसी की पहाड़ी हरियाणा में है कहां पर, तो मैंने निशान लगा रखा है महेंद्रगढ़ के नारनौल के कुलताजपुर गांव में डोसी की पहाड़ी स्थित है। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल शहर में, नारनौल शहर के कुलताजपुर गांव में, कुलताजपुर गांव में स्थित है। जो नारनौल है, ये आपको जो दिख रहा है निशान, महेंद्रगढ़ के नारनौल में ये कुलताजपुर है, और यहाँ पर डोसी की पहाड़ी विस्तृत है, जो हरियाणा की, दक्षिण हरियाणा की, ध्यान रहे, दक्षिण हरियाणा की कहूं मैं या अरावली की कहूं मैं, दोनों की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए पूरे हरियाणा की करो है 1514, लेकिन दक्षिण हरियाणा की या अरावली की सबसे ऊंची चोटी डोसी की पहाड़ी है। दक्षिण हरियाणा की आए या अरावली की सबसे ऊंची चोटी आए, सबसे ऊंची चोटी आए, एक ही मतलब होता है और वो है डोसी। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यह उठता है कि डोसी की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, तो याद रखना इसकी ऊंचाई है 652 मीटर है। हरियाणा की दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी डोसी, जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है, 652 मीटर है। कुलताजपुर गांव नारनौल शहर के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में यह स्थित है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अरावली पहाड़ियों की औसतन ऊंचाई कितनी है, तो ध्यान रहे अरावली की पहाड़ियों की औसतन ऊंचाई मैं यहां पर लिख देता हूं। औसतन ऊंचाई, जिस प्रकार आपने शिवालिक की औसतन ऊंचाई थी 900 से 2300 मीटर, उसी प्रकार अरावली की मैं बात करूं तो 600 मीटर से 900 मीटर, ये इसकी औसतन ऊंचाई। अरावली की पहाड़ियों की औसतन ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। कई बुकों में इसको 700 से 900 दर्शाया गया है, लेकिन 652 तो हमारे हरियाणा में ही है, तो हम 600 से काउंट करते हुए 600 से 900 आपको नोट करनी। ये हरियाणा में अरावली की औसतन ऊंचाई है, जबकि इसका मैदान जहां पर फैला हुआ है, यदि आपसे पूछा जाए
कि हरियाणा में सबसे ज्यादा अरावली की पहाड़ियां कहां पर विस्तृत है? सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन सबसे ज्यादा की बात करूं तो गुरुग्राम और नू मेवात में फैली हुई है। ध्यान रहे, गुरुग्राम और मेवात में सबसे ज्यादा अरावली की पहाड़ियां हैं, सबसे ज्यादा विस्तृत है गुरुग्राम और नू मेवात में। तो स्वाभाविक सी बात है, जहां पर अरावली की पहाड़ियां ही होंगी वहीं पर क्या होगा? अरावली का मैदान होगा। यानी कि गुरुग्राम, मेवात, कुछ पलवल का हिस्सा, कुछ नारनौल का हिस्सा, यहां पर विस्तृत मैदान क्या कहलाएंगे? अरावली का मैदान कहलाएंगे। पांचवा पॉइंट आता है आपका, वो आता है बालू के टिब्बे। पांचवा पॉइंट आता है बालू के टिब्बे या बालू टिल्ले। पांचवा पॉइंट आता है आपका के टिब्बे, बालू के टिब्बे या टिल्ले, टिल्ले या टिब्बे, ध्यान रहे। अब आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा में टिब्बों का विस्तार कहां से? तो एक स्वाभाविक सी बात है, मई जून के महीने में राजस्थान से बहुत तेज हवाएं, आंधियां चलती हैं और वो अपने साथ मिट्टी उठा के लाती हैं और उस मिट्टी से बने मैदानों को ही बालू के टिब्बे या बालू का मैदान बोला जाता है। तो आपको पता होगा हरियाणा का पश्चिमी भाग, जो मैं ये बोलूं, ये राजस्थान के साथ लगा हुआ है। तो यहां से तेज हवाएं जो आती हैं वो अपने साथ मिट्टी भगा के लाती हैं और यहाँ पर बने हुए छोटे छोटे टिब्बे, उनसे विस्तृत मैदान ही बालू के टिब्बे या बालू के टिल्ले कहलाते हैं। तो यहां से आपको पता चल गया कि बालू के टिब्बे वाला मैदान कहां पर है। हिसार, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, यहां पर जो मैदान फैले हुए हैं वो बालू के टिब्बे हैं। और ये मिट्टी, ये टिब्बे कहां से आते हैं? तो राजस्थान से आने वाली तेज हवाओं के साथ मिट्टी आती है और उन मिट्टी से निर्मित मैदानी बालू के टिब्बे या टिल्ले कहलाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा पुलिस में कि दो टिब्बों के बीच बारिश के समय में पानी भर जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? तो ध्यान रहे, दो टिल्लों के बीच या दो टिब्बों के बीच बरसात के समय यदि पानी भर जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो उसको बोला जाएगा ठाठ, बावड़ी या ताल। ठाठ, बावड़ी या ताल बोला जाएगा, याद रखना। दो टिब्बों के बीच बरसात के समय पानी भर जाता है तो उस जगह को बोला जाएगा ठाठ, बावड़ी या ताल बोला जाएगा, ये याद रखना। जबकि नदियों द्वारा बनाए हुए गड्ढे और उनमें बरसात के समय पानी भर जाता है तो उसको चो बोला जाता है। उसको क्या बोला जाएगा भाई? चो। यदि आपने नदियां नहीं देखी हैं तो स्वाभाविक सी बात है, घर में नल या हमारे कुएं जब मोटर चलती है तो पानी जब बहकर चलता है तो छोटे छोटे गड्ढे आपको देखने को मिल जाएंगे। उसी प्रकार नदियां जब बहती हैं तो छोटे छोटे गड्ढों का निर्माण कर देती हैं और उन्हीं गड्ढों में बरसात के समय पानी भर जाता है और उसको बोला जाएगा चो। आपको पता होगा केवल हरियाणा की एकमात्र नदी यमुना, जो यमुनानगर से एंट्री करते हुए
पलवल क्यासनपुर से बाहर निकल जाती है। यही एकमात्र ऐसी नदी है हरियाणा की जो 12 मासी हमेशा परमानेंट बहती है। बाकी ऐसी कोई भी नदियां नहीं है हरियाणा में जो परमानेंट या हमेशा बहे या 12 मासी बहे। बाकी जो भी नदियां हैं, घग्गर, मारकंडा, दोहान, साहिबी, जो भी नदियां हैं वो सारी की सारी मौसमी नदियां हैं। तेज बारिश होने लगी, बहना स्टार्ट कर दिया, बारिश खत्म होगी, लुप्त हो गई। तो जब बारिश आती है तो बहती है, और उनसे बने गड्ढे जब पानी इकट्ठा रुक जाता है उसमें, तो उन्हीं को क्या बोला जाता है? चो बोला जाता है। ये ध्यान रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस के एग्जाम में आया हुआ था। चो या ठाठ बावड़ी किसे कहा जाता है? तो दोनों के मैंने बता दिया। नेक्स्ट आएगा छठा पार्ट में। छठा पार्ट आप सभी को पता है, सभी को याद भी है। हरियाणा का, हरियाणा में अनकाई दलदल, अनकाई दलदल। अनकाई दलदल हरियाणा के केवल एक ही जिले में विस्तृत है, फैली हुई है। और वो कहां पर है? सिरसा। हरियाणा के एकमात्र जिले में अनकाई दलदल मैदान विस्तृत है, और वो कहां पर है? सिरसा में है। समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर स्थित अनकाई दलदल केवल एक ही जिले में। यहां पर ये जो मैदान आपको दिख रहा है सिरसा का, ये कौन सा कहलाता है? अनकाई दलदल। तो मैंने आपके सभी के सामने हरियाणा के 6 भूभाग बताए हैं। सातवां जो भूभाग है, हालांकि कुछ भाग ऐसे ही हैं जो मर्ज करके अलग किए गए हैं, जिनकी जिले तो सेम ही है, सेम जिलों में विस्तृत है। जैसे सातवां भाग में आपको बताना चाहूं, बाढ़ का मैदान, बाढ़ का मैदान। बाढ़ का मैदान वो मैदान होता है जहां पर बाढ़ आई हुई है और उससे बने मैदान को बाढ़ का मैदान कहा जाता है। और बाढ़ कहां पर आएगी? जहां पर नदियां होंगी। तो ध्यान रहे, नदियां कहां कहां पर है? एक तो यमुना है हरियाणा से, जो 12 मासी रहती है। दूसरी आपकी है घग्गर। तो इसके साथ में बने हुए दोनों नदियों के साथ में या किसी भी नदी के साथ में बने हुए मैदान को बाढ़ का मैदान बोला जाता है। घग्गर के मैदान को नैली बोला जाता है, नैली भी बोला जाता है स्थानीय भाषा में घग्गर के मैदान को। लेकिन आपको ध्यान रहे, बाढ़ का मैदान नदियों से विस्तृत है जहां पर बाढ़ आई हुई है। अब देखिए, जलोढ़ का मैदान और बाढ़ का मैदान दोनों कुछ मिलते जुलते हैं। भूवैज्ञानिकों ने इसको दोनों को अलग अलग बना दिया, एचएससी ने दोनों को एक बना दिया। भाई बाढ़ भी आती है कहाँ? नदियां हैं। और जलोढ़ का मैदान का निर्माण भी कौन करती है? नदियां ही करते हैं। दोनों का मैटर तो एक ही होना, इसीलिए एचएससी ने दोनों को एक माना है, जबकि भूवैज्ञानिकों ने दोनों को अलग अलग माना है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बाढ़ से बने मैदानों को बाढ़ का मैदान कहा जाता है, और बाढ़ वहां पर आती है जहां पर नदियां होती, और जलोढ़ का मैदान भी वहीं पर है जहां पर नदियां हैं, यानी कि नदियों द्वारा बहाकर अपने साथ लाई हुई मिट्टी से मैदान बने हैं, उनको जलोढ़ का मैदान कहा जाता है। यह है 7। अब नेक्स्ट आता है 8 पार्ट में। रेतिले, रेतिला, रेतिला मैदान।
देखिए, हरियाणा में रेतीले मैदान या रेतीला मैदान कहां पर है, तो वही मैं बात बताना चाहूंगा। मई जून के महीने में राजस्थान से आने वाली तेज आंधियां जो मिट्टी बहा के लाती हैं, वो एक बालू का मैदान बना देती हैं। तो सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़, नानौर, रेवाड़ी इधर आपको देखने को मिल जाएगा। अब एचएससी ने बालू के टिब्बे और रेतीला मैदान दोनों को एक कर दिया, क्योंकि दोनों ही राजस्थान से आने वाली हवाओं द्वारा निर्मित है और भूवैज्ञानिकों ने दोनों को अलग कर दिया। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। रेतीला मैदान भी हरियाणा के पश्चिम भाग में स्थित है और बाढ़ का मैदान और जलोढ़ का मैदान आपको पता ही है, दोनों ही हरियाणा के मध्य में स्थित है। तो आशा करता हूं आपको हमारे हरियाणा के 8 भूभाग जो मैंने बताए हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। एक एक करके मैंने बारीकी से बताया है कि कौन से भूभाग का विस्तार कहां कहां पर है, कौन सी पहाड़ियां हैं, दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अरावली की कौन सी है, शिवालिक की कौन सी है, कौन सी पहाड़ियां कितने भाग में फैली हुई है। ये सारी बातें मैंने यहाँ पर आपसे समझाई। एक बार फिर बताना चाहूंगा कि हमारे हरियाणा में एचएससी द्वारा केवल 5 भूभागों को ही माना गया है, ये ध्यान रहे। यदि किसी वैज्ञानिक का नाम देकर पूछ ले तो आपको 8 बताना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एचएससी 5 ही मानती है और मैंने 5, 6, 7 और 8 सारे यहां पर करवा दिए। मेरे हिसाब से हरियाणा का भूभाग और हरियाणा की भौगोलिक स्थिति से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, 101%। बशर्ते यही आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू क्लास।